विवेक और चंदना एक दूसरे को दिलोजान से चाहते थे। कुछ दिनों बाद चंदना के व्यवहार को देखकर विवेक के दिल में एक शक बैठ गया। उस शक को दूर करने के बजाय विवेक ने ऐसा काम कर डाला कि उसका प्यार कफन में दफन हो गया। उत्तर प्रदेश के जिला गाजीपुर के थाना बहरियाबाद क्षेत्र में एक गांव है बघाव। पेशे से अध्यापक दीपचंद राम अपने परिवार के साथ इसी गांव में रहता था। उसके परिवार में पत्नी सुमन के साथ साथ 2 बेटे थे, सुरेश और सुरेंद्र, तथा 2 बेटियां थीं, चंदना और वंदना। चंदना सबसे बड़ी, समझदार और खूबसूरत लड़की थी। वह दीपचंद और सुमन की लाडली थी। 16 मार्च 2018 की सुबह करीब 9-10 बजे चंदना मां से खेतों पर जाने को कहकर घर से बाहर निकली तो दोपहर के 1 बजे तक घर नहीं लौटी। दीपचंद और सुमन को चिंता हुई। सयानी बेटी के इस तरह से गायब हो जाने से मां बाप परेशान हो गए। उन्होंने अड़ोस पड़ोस में चंदना को ढूंढा, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि चंदना रहस्यमय तरीके से कहां लापता हो गई। मामला जवान बेटी से जुड़ा था, इसलिए संवेदनशील दीपचंद ने ये सोचकर इस बारे में किसी को नहीं बताया कि व्यर्थ में अंगुलियां उठने लगेंगी। धीरे धीरे शाम ढलने लगी, लेकिन चंदना घर नहीं लौटी। ऐसे में दीपचंद और सुमन की घबराहट और बेचैनी बढ़नी स्वाभाविक ही थी। दोनों बेटी के बारे में सोचकर परेशान थे। उनकी बेचैनी और चंदना को ढूंढने की वजह से कुछ लोगों ने अनुमान लगा लिया था कि चंदना गायब है। फलस्वरूप धीरे धीरे यह बात पूरे गांव में फैल गई थी। गांव वाले चंदना को लेकर तरह तरह की बातें करने लगे थे। जब शाम तक चंदना का कहीं पता नहीं चला तो दीपचंद गांव के कुछ लोगों को साथ लेकर बहरियाबाद थाने पहुंचा। थाना प्रभारी शमीम अली सिद्दीकी थाने में ही मौजूद थे। जब दीपचंद अन्य लोगों के साथ थाने पहुंचा तब तक अंधेरा घिर आया था। थाना प्रभारी ने दीपचंद से रात में थाने आने का कारण पूछा तो दीपचंद ने उन्हें पूरी बात बता दी। मामला गंभीर था। दीपचंद की बातें सुनकर थाना प्रभारी सिद्दीकी ने लिखने के लिए एक सादा पेपर दीपचंद की ओर बढ़ा दिया और तहरीर लिखकर देने के लिए कहा। दीपचंद ने तहरीर लिखकर दे दी। पुलिस ने दीपचंद की तहरीर पर चंदना की गुमशुदगी की सूचना दर्ज करके जरूरी कार्रवाई शुरू कर दी। लहूलुहान हालत में मिली चंदना की लाश अगली सुबह यानी 17 मार्च को बघाव का रहने वाला लल्लन यादव गांव के बाहर अपने खेत में पंपिंग सेट देखने पहुंचा। उसने अपने खेत में पंपिंग सेट लगा रखा था। पैसा लेकर वह दूसरों के खेतों की सिंचाई किया करता था। खेतों में पहुंचकर लल्लन की नजर गेहूं की फसल पर पड़ी तो उसे कुछ अजीब सा लगा। खेत के बीच में काफी दूर तक फसल अरौंदी पड़ी थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी जानवर ने खेत में घुसकर उत्पात मचाया हो। पड़ताल करने के लिए लल्लन अंदर पहुंच गया। उसकी नजर जब बर्बाद हुई गेहूं की फसल पर पड़ी तो वह वहां का नजारा देख घबरा गया। वह वहां से भागा तो सीधा दीपचंद के घर ही जाकर रुका। दीपचंद जिस बेटी को 24 घंटे से तलाश कर रहा था, उसकी अर्धनग्न लाश लल्लन यादव के खेत में पड़ी थी। किसी ने उसके गले और पेट पर चाकू से अनगिनत वार करके मौत के घाट उतार दिया था। चंदना की लाश मिलते ही दीपचंद के घर में कोहराम मच गया। दीपचंद और गांव के तमाम लोग लल्लन के खेत पर जा पहुंचे, जहां चंदना की रक्तरंजित लाश पड़ी थी। चंदना की लाश देखकर गांव वालों ने अनुमान लगाया कि हत्यारों ने दुष्कर्म करने के बाद अपनी पहचान छिपाने के लिए उसकी निर्ममतापूर्वक हत्या कर दी होगी। लोगों ने घटनास्थल देख अनुमान लगाया कि हत्यारों की संख्या 2-3 से कम नहीं रही होगी, क्योंकि काफी दूरी तक गेहूं की फसल अरौंदी हुई थी। भीड़ में से किसी ने 100 नंबर पर फोन करके घटना की सूचना पुलिस कंट्रोल रूम को दे दी। कंट्रोल रूम से वायरलेस सेट पर यह सूचना बहरियाबाद थाने को दे दी गई। इस घटना से गांव वाले काफी गुस्से में थे। उन लोगों ने चंदना की लाश लेकर बहरियाबाद चिरैयाकोट मार्ग गाजीपुर मऊ मार्ग पर जाम लगा दिया। कंट्रोल रूम से दी गई सूचना के आधार पर बहरियाबाद थाना प्रभारी शमीम अली सिद्दीकी पुलिस टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए। उनकी टीम में एसआई विपिन सिंह, प्रशांत कुमार चौधरी, विकास श्रीवास्तव, संजय प्रसाद, दिनेश यादव शामिल थे। पुलिस को देखते ही ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। वे पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारे लगाने लगे। शमीम अली सिद्दीकी ने स्थिति की नजाकत को समझते हुए कप्तान सोमेन वर्मा को फोन करके फोर्स भेजने का आग्रह किया। पुलिस कप्तान ने तत्काल सीओ सैदपुर मुन्नीलाल गौर, सीओ भुड़कुला प्रदीप कुमार, सीओ जखनिया आलोक प्रसाद सहित जिले के कई थानों के थाना प्रभारियों को मौके पर पहुंचने का आदेश दिया। वो खुद भी मौके पर पहुंच गए। कुछ ही देर में बहरियाबाद चिरैयाकोट मार्ग पर खाकी वर्दी ही वर्दी नजर आने लगी। पुलिस ने पंचनामा के लिए चंदना की लाश लेने की कोशिश की तो प्रदर्शनकारियों ने पुलिस को लाश देने से मना कर दिया। उनकी 2 मांगे थीं, पहली यह कि घटनास्थल पर डॉग स्क्वाड को बुलवाया जाए और दूसरी यह कि हत्यारों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए।
गांव वालों का विरोध प्रदर्शन। पुलिस कप्तान सोमेन वर्मा ने लोगों की पहली मांग पूरी करने में असमर्थता जताई क्योंकि जिले में डॉग स्क्वाड की कोई व्यवस्था नहीं थी। अलबत्ता उन्होंने प्रदर्शनकारियों की दूसरी मांग पूरी करने का भरोसा देते हुए वादा किया कि हत्यारों को 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पुलिस की 5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद एसपी वर्मा के आश्वासन पर गांव वाले शांत हुए। पुलिस ने जल्दी पंचनामा भरकर लाश पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भिजवा दी। इसके साथ ही अज्ञात हत्यारों के खिलाफ भादमवी की धारा 302, 201 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। घटना की तफ्तीश की जिम्मेदारी थाना प्रभारी शमीम अली सिद्दीकी को सौंपी गई। चंदना की हत्या किसने और क्यों की, पुलिस के लिए ये गुत्थी सुलझाना आसान नहीं था। थाना प्रभारी ने सबसे पहले घटनास्थल का दौरा किया और फिर मृतका चंदना के घर जाकर उसके पिता दीपचंद से पूछताछ की। दीपचंद ने थाना प्रभारी को बताया कि उसकी या उसकी बेटी चंदना की किसी से कोई अदावत नहीं थी। वैसे भी चंदना अपने काम से मतलब रखती थी, वह किसी के घर भी ज्यादा नहीं उठती बैठती थी। चंदना हत्याकांड की गुत्थी काफी उलझी हुई थी। जांच अधिकारी के लिए यह मामला काफी चुनौतीपूर्ण था। उधर चंदना की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई थी। रिपोर्ट में बताया गया कि उसके साथ दुष्कर्म नहीं हुआ था। उसकी मौत का कारण अत्यधिक खून बहना बताया गया था। थाना प्रभारी शमीम अली ने चंदना हत्याकांड का खुलासा करने के लिए कई मुखबिर लगा दिए थे। इसी बीच जांच के दौरान उन्हें पता चला कि चंदना अपने पास मोबाइल फोन रखती थी और सबसे छिपा कर किसी से अक्सर बातें करती थी। ये बात वंदना के अलावा कोई नहीं जानता था। वंदना काफी छोटी थी। थाना प्रभारी शमीम ने सोचा अगर उससे डरा धमका कर पूछताछ की गई तो वह डर जाएगी और फिर शायद ही कुछ बता पाए। इसलिए उससे बड़े प्यार और मनोवैज्ञानिक तरीके से बात करनी जरूरी थी। क्या करना है, यह फैसला करके वह दीपचंद के घर जा पहुंचे। पुलिस के हत्थे लगा चंदना का मोबाइल फोन उन्होंने वंदना के सिर पर बड़े प्यार से हाथ फेरते हुए पूछा, बेटा तुम्हारा नाम क्या है? वंदना ने डरते हुए जवाब दिया। किस क्लास में पढ़ती हो? 4वीं क्लास में, उसने उत्तर दिया। क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी दीदी अपने पास एक मोबाइल रखती थी? वह मोबाइल कहाँ है? जी सर, मुझे पता है दीदी अपने पास एक मोबाइल फोन रखती थी। ये भी पता है कि वह उसे कहाँ छिपा कर रखती थी। वंदना ने कांपते स्वर में उत्तर दिया। तो बताओ वह मोबाइल कहाँ छिपा कर रखती थी? थाना प्रभारी ने बड़े प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए पूछा। मैं अभी लाती हूँ, वंदना ने जवाब दिया। फिर वह भागती हुई कमरे में गई और बक्से से मोबाइल फोन निकाल कर ले आए। उसने मोबाइल थाना प्रभारी के हाथों में दे दिया। ये देखकर दीपचंद और उसकी पत्नी भौचक्के रह गए। उन्हें पता ही नहीं था कि उनकी बेटी उनकी नाक के नीचे क्या गुल खिला रही थी। घर वालों को पता ही नहीं था कि छोटी बेटी भी उसके साथ मिली हुई थी। मां बाप माथा पकड़कर बैठ गए। बेटा, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी बहन चंदना किससे बात करती थी? जांच अधिकारी ने वंदना से अगला सवाल किया। सर, मुझे उसका नाम तो नहीं पता, लेकिन मैं इतना जानती हूं कि दीदी छिप कर किसी से बात करती थी। मैंने उसे कई बार बातें करते हुए देखा था। ठीक है बेटा, तुम जा सकती हो। इसके आगे का पता मैं खुद लगा लूंगा, उन्होंने कहा और चंदना का मोबाइल फोन लेकर चले गए। थाना प्रभारी शमीम अली सिद्दीकी के पास हत्या की गुत्थी सुलझाने के लिए मोबाइल ही आखिरी सहारा था। उन्होंने चंदना के मोबाइल नंबर की कॉल डिटेल्स निकलवाई। कॉल डिटेल्स से पता चला कि घटना वाले दिन यानी 16 मार्च की सुबह चंदना के फोन पर 9:30 बजे के करीब आखिरी कॉल आई थी। मोबाइल से पहुंची कातिल तक पुलिस, उसके बाद उसका मोबाइल स्विच ऑफ हो गया था। जिस नंबर से चंदना को आखिरी कॉल आई थी, उस नंबर के बारे में पता लगाया गया तो पता चला कि वह नंबर मौनाथ भंजन जिले के मोहम्मदाबाद गोहना थाना क्षेत्र के गांव उमनपुर निवासी विवेक कुमार चौहान का था। उस नंबर पर चंदना की काफी लंबी बातें होती थीं। पुलिस को यह समझते देर नहीं लगी कि मामला प्रेम प्रसंग का था। इसी प्रेम प्रसंग के चक्कर में उसकी हत्या हुई थी। जांच अधिकारी शमीम अली ने दीपचंद को थाने बुलवा कर विवेक कुमार चौहान के बारे में पूछताछ की तो दीपचंद विवेक का नाम सुनकर चौंक गया। उसने बताया कि विवेक उसके पड़ोस में रहने वाले रामधनी का नाती है। वह अक्सर अपने नाना नानी से मिलने ननिहाल आता रहता था। वह जब भी यहाँ आता था मेरे घर पर भी सबसे मिलकर जरूर जाता था। वह बहुत सीधा साधा लड़का है। कॉल डिटेल्स के आधार पर विवेक शक के दायरे में आ चुका था। घटना वाले दिन से उसका भी फोन बंद था, लेकिन घटना वाले दिन उसके सेल फोन की लोकेशन घटनास्थल पर ही थी। इसी वजह से विवेक शक के दायरे में आ गया। 19 मार्च 2018 को थाना प्रभारी शमीम अली गाजीपुर से पुलिस फोर्स लेकर मौनाथ भंजन पहुंचे। मोहम्मदाबाद गोहना थाने की पुलिस की मदद से उन्होंने उमनपुर स्थित विवेक के घर पर दबिश दी।
संयोग से विवेक घर पर ही था। पुलिस उसे हिरासत में लेकर गाजीपुर ले आए। फिर पुलिस ने उसे बहरियाबाद थाने ले जाकर उससे कड़ाई से पूछताछ की। सख्ती से घबराकर उसने सब कुछ बता दिया। अपना जुर्म कबूलते हुए उसने पुलिस को बताया कि चंदना उसकी प्रेमिका थी और उसी ने चाकू से गोदकर उसकी हत्या की थी। उसने ये भी बताया कि उसने हत्या में प्रयुक्त चाकू छिपा दिया था। विवेक ने सिलसिलेवार पूरी कहानी बता दी। थाना प्रभारी ने विवेक की निशानदेही पर लल्लन के खेत से चाकू बरामद कर लिया। आरोपी विवेक से पूछताछ के बाद कहानी कुछ इस तरह पता चली। चंदना विवेक से लड़ा बैठा था। नैना 21 वर्षीय चंदना खूबसूरत तो थी ही, ऊपर से चंचल भी थी। चंदना के पड़ोस में रामधनी चौहान का घर था। रामधनी भले ही दीपचंद की जाति के नहीं थे, लेकिन रामधनी के घर से दीपचंद के परिवार जैसे प्रगाढ़ संबंध थे। रामधनी के घर जब भी कोई मेहमान आता था तो दीपचंद उसे बुलाकर अपने घर ले आता और जमकर स्वागत करता। दीपचंद के मेहमाननवाजी से मेहमानों का दिल खुश रहता था। रामधनी की बेटी का एक बेटा था जिसका नाम विवेक कुमार चौहान था। 21-22 वर्षीय विवेक कभी कभार नाना नानी के घर बघाव आया करता था। वह मऊनाद भंजन जिले के उमनपुर गांव में अपने मां बाप के साथ रहता था। उसके पिता का नाम था विजय बहादुर चौहान। वह सरकारी नौकरी में थे। उसी से 5 सदस्यों वाले परिवार का भरण पोषण होता था। विवेक ने स्नातक तक पढ़ाई करके नौकरी करने का मन बना लिया था। 3 साल पहले यानी सन 2015 में बात तब की है जब विवेक इंटरमीडिएट में पढ़ रहा था। उन्हीं दिनों उसके ननिहाल बघाव में शादी थी। परिवार के साथ विवेक भी बघाव आया था। वहां उसे मामा के घर सप्ताह भर रहना था। घर वालों के साथ चंदना भी शादी में शामिल हुई। चंदना खूबसूरत तो थी ही, जब वह सफेद रंग के कपड़े पहन लेती थी तो और भी सुंदर लगती थी। उस दिन भी चंदना ने सफेद रंग की पोशाक पहनी थी। इस पोशाक में वह सबसे अलग और बहुत खूबसूरत लग रही थी। अचानक उस पर विवेक की नजर पड़ गई तो वह उसे कुछ देर अपलक निहारता रह गया। थोड़ी देर बाद चंदना उसकी नजरों के सामने से ओझल हो गई तो उसकी आंखें उससे इधर उधर ढूंढने लगीं। लेकिन वह कहीं नहीं दिखी। प्यार में दोनों हो गए दीवाने। पहली ही नजर में चंदना विवेक के दिल में घर कर गई थी। उस दिन के बाद से विवेक चंदना के करीब जाने के लिए बेताब रहने लगा। वैसे भी उसके लिए दीपचंद के घर आने जाने की पूरी छूट थी। जब भी मौका मिलता वह दीपचंद के घर चला जाता और घंटों चंदना के साथ बिताता। चूंकि चंदना के पिता दीपचंद अध्यापक थे, इसलिए उनका दिन स्कूल में ही बीतता था। बच्चे स्कूल चले जाते थे। चंदना की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी, इसलिए वह और उसकी मां सुमन घर पर ही रहती थी। सुमन को विवेक के चंदना से मिलने पर कोई ऐतराज नहीं था। वह सोचती थी कि विवेक बहुत सीधा साधा और नेकदिल युवक है। वह कोई ऐसा कदम नहीं उठाएगा जिससे दोनों परिवारों की बदनामी हो। विवेक जब भी चंदना के पास बैठता था उसे दीवानगी भरी नजरों से निहारता था। चंदना को विवेक का ऐसा देखना अच्छा लगता था। उसके मन के भीतर एक अजीब सी गुदगुदी होती थी। धीरे धीरे चंदना भी विवेक को प्यार भरी नजरों से देखने लगी थी। आंखों के रास्ते दोनों ने एक दूसरे के दिलों में अपना मुकाम बना लिया था। ये भी कह सकते हैं कि दोनों एक दूसरे को अपना दिल दे बैठे थे। जब दिलों की बातें हुई तो मौका देखकर दोनों ने अपने प्यार का इजहार भी कर लिया। 1 हफ्ते बाद विवेक अपने परिवार के साथ घर लौट गया। विवेक अपने घर तो लौट आया, लेकिन उसका दिल, उसका चैन, उसका करार सब कुछ चंदना के पास रह गया था। चंदना के बगैर विवेक का मन नहीं लग रहा था। वह उससे मिलने के लिए तड़प रहा था। विवेक यही सोच रहा था कि चंदना से कैसे मिले, कैसे बातें करे। उधर चंदना का भी यही हाल था। विवेक के लिए वह तड़प रही थी। चंदना के पास सेलफोन भी नहीं था जो फोन करके विवेक से बात कर लेती। मोहब्बत की आग दोनों तरफ बराबर लगी हुई थी। दोनों विरह की अग्नि में जल रहे थे। विवेक से जब चंदना की जुदाई बर्दाश्त नहीं हुई तो वह मां बाप से झूठ बोलकर नाना नानी से मिलने के बहाने बघाव चला आया। बघाव आते हुए रास्ते में उसने चंदना को उपहार में देने के लिए एक मोबाइल फोन खरीदा। उसने सोचा कि चंदना के पास सेल फोन होगा तो बात करने में आसानी रहेगी। ननिहाल जाने के बहाने मिलता था प्रेमिका से विवेक बघाव पहुंचा तो उसे देखकर नाना रामधनी खुश हुए। उन्हें क्या पता था कि उनका नाती उनसे नहीं, अपनी प्रेमिका चंदना से मिलने आया है। नाना नानी से मिलना तो एक बहाना था। नाना नानी से मिलने के बाद विवेक चंदना से मिलने उसके घर गया। घर में चंदना और उसकी मां ही थी। विवेक को देखते ही चंदना का चेहरा खिल उठा। वह उसे हसरत भरी नजरों से देखती रही। विवेक से वह कहना तो बहुत कुछ चाहती थी, लेकिन मां के डर की वजह से कुछ नहीं बोल पाए। मुंह से भले ही न सही पर इशारों इशारों में दोनों के बीच काफी बातें हुई।
वैसे भी जब दो प्रेमी दिल की गहराई से एक दूसरे को प्यार करते हो तो उन्हें अपनी बात कहने के लिए शब्दों की जरूरत नहीं होती। नाश्ता वगैरह करने के बाद विवेक जब घर से निकलने लगा तो चंदना उसे विदा करने कमरे से बाहर आए। तभी उसने झटके में मोबाइल फोन उसके हाथों में थमा दिया और बोला, "यह तुम्हारे लिए गिफ्ट है।" चंदना ने झट से फोन अपनी समीज के अंदर रख लिया ताकि कोई देख न सके। उस रात विवेक नाना के घर पर ही रुक गया। अगली सुबह वह अपने घर मऊनाथ भांजन लौट आया। फोन मिल जाने से दोनों के बीच की दूरियां मिट गईं। भले ही वे एक दूसरे की सूरत देख नहीं पा रहे थे, लेकिन प्यार भरी मीठी मीठी बातें करके अपने दिल को तसल्ली दे लेते थे। एक दिन चंदना की छोटी बहन वंदना ने उसे मोबाइल पर किसी से बात करते सुन लिया। उसने जब इस बारे में बहन से पूछा तो वह घबरा गई। उसने वंदना को इस बारे में किसी से कुछ भी न बताने को कहा तो वह मान गई। वंदना ने वाकई किसी से कुछ नहीं बताया। हाँ, चंदना ने उसे यह नहीं बताया था कि वह किससे और क्यों बातें करती थी। धीरे धीरे दोनों का प्रेम जवां होता रहा। वे अपने प्यार को लेकर भविष्य के सुनहरे सपने संजोने लगे, रेत के ढेर पर ख्वाबों का आशियाना बनाने लगे। इसी बीच इन प्रेमियों के साथ एक नई घटना घट गई। पता नहीं दोनों के प्यार को किसकी नजर लग गई थी। अचानक बदल गया चंदना का व्यवहार। विवेक ने महसूस किया कि चंदना अब उसे पहले जैसा प्यार नहीं कर रही है। पता नहीं क्यों वह उससे कटने लगी थी। पहले वह विवेक के फोन की घंटी बजते ही कॉल रिसीव कर लेती थी, पर अब लगातार फोन की घंटियां बजती रहती थीं। न तो चंदना कॉल रिसीव करती थी और न ही मिस्ड कॉल करती थी। चंदना के इस व्यवहार पर विवेक को गुस्सा आता था। हद तो तब हो गई जब विवेक चंदना को कॉल करता तो वह अक्सर दूसरी कॉल पर व्यस्त मिलती थी। विवेक का शक पुख्ता हो गया था कि चंदना का किसी और के साथ संबंध बन चुका है, इसीलिए वह उससे कटी कटी सी रहने लगी है। इस बात को लेकर चंदना और विवेक के बीच विवाद हो गया। विवेक ने उसे बहुत भला बुरा कहा। उसके बाद चंदना ने विवेक से बात करनी बंद कर दी। बाद में विवेक ने किसी तरह चंदना को मना लिया और उससे माफी मांग ली। उसने वादा किया कि अब दोबारा उससे ऐसी गलती नहीं होगी। चंदना से माफी मांगकर विवेक ने एक पैंतरा चला था। उसने सोच लिया था कि अगर चंदना उसकी नहीं हुई तो किसी और की भी नहीं होगी। इसीलिए उसने चंदना से माफी मांगकर उसे विश्वास में लिया ताकि कभी बुलाने पर वह उसकी बात सुन ले। प्यार में अंधी चंदना को इस बात का तनिक भी भान नहीं था कि विवेक उसके पीठ पीछे क्या षड्यंत्र रच रहा है। विवेक ईर्ष्या की आग में जल रहा था। वह दिन रात इसी सोच में डूबा रहता था कि चंदना उसकी नहीं हुई तो किसी और की भी नहीं होगी। आखिर विवेक ने उसकी हत्या की योजना बना डाली। योजना बनाने के बाद विवेक बाजार जाकर एक फलदार चाकू खरीद लाया और उसे अपने बैग में छिपा दिया। 16 मार्च की सुबह विवेक मां से नानी के घर जाने को कहकर घर से निकला और बस स्टैंड जा पहुंचा। वहां से वह गाजीपुर जाने वाली एक सरकारी बस में बैठ गया। गाजीपुर पहुंचने के बाद उसने चंदना को फोन करके बताया कि वह मिलने आ रहा है। गांव के बाहर लल्लन यादव के खेत के पास पहुंचो, कुछ जरूरी बातें करनी है। विवेक का फोन आने के बाद चंदना मां से खेतों पर जाने की बात कहकर विवेक के बताए स्थान पर जाने के लिए चल दी। चंदना को क्या पता था कि जो उससे मिलने आ रहा है वह उसका वफादार प्रेमी नहीं बल्कि मौत है। 9:30 बजे के करीब चंदना लल्लन यादव के खेत पर पहुंच गई। वहां खेत के चारों ओर कोई नहीं था। तब तक विवेक भी वहां पहुंच गया। प्रेमिका को देखकर विवेक हौले से मुस्कुराया तो चंदना ने भी उसी अंदाज में मुस्कुरा कर जवाब दिया। फिर चंदना ने उससे बुलाने की वजह पूछी तो विवेक गुस्से से लाल हो गया और उसे भद्दी भद्दी गालियां देते हुए बोला, "मैंने तुम्हारे लिए खुद को बर्बाद कर दिया। तुम पर पानी की तरह पैसे बहाए। तुमने बदले में मुझे क्या दिया बेवफाए? मेरे प्यार को ठुकरा कर दूसरों की बाहों में रंगलियां मना रही हो। ऐसा मैं हरगिज होने नहीं दूंगा। अगर तुम मेरी नहीं हुई तो तुम्हें किसी और की भी होने नहीं दूंगा।" विवेक ने किया चाकू से वार। चंदना कुछ समझ पाती इससे पहले ही विवेक ने बैग से फलदार चाकू निकाला और उसकी गर्दन पर जोरदार वार कर दिया। चंदना हवा में लहराती हुई जमीन पर जा गिरी। उसके बाद विवेक तब तक उसके पेट और गर्दन पर वार करता रहा जब तक उसके प्राण पखेरु नहीं उड़ गए। चंदना की निर्मम हत्या करने के बाद विवेक उसकी लाश घसीटते हुए गेहूं के खेत में ले गया और लाश को ठिकाने लगा कर आराम से घर लौट आया। विवेक ने जिस चालाकी और सफाई से काम किया था उसे देखकर उसे लगा था कि पुलिस उस तक कभी नहीं पहुंच सकती, लेकिन पुलिस ने उसकी सोच पर पानी फेर दिया। जिस शक की आग में वह जल रहा था उसी शक की आग ने उसे खाक में मिला दिया। प्यार का ये मतलब नहीं होता कि किसी की निर्मम तरीके से हत्या कर दे। विवेक अगर समझदारी से काम लेता तो चंदना भी इस दुनिया में सांस ले रही होती, लेकिन एक शक की चिंगारी ने सब कुछ तहस नहस कर दिया।
दोस्तों, कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। उम्मीद है कि कहानी में कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो आपको अटपटा लगा हो। कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर कल एक नई क्राइम की सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।